हेलो भाई और उनके बहनों। आई होप आप सब खुश है, सेफ है। नाउ टुडे आई एम विद IRC 66 1976 version, which talks about one of the key aspect for the road design, that is the recommended practice for sight distance on rural highways. So let's move to the introduction part. In the introduction, they have mentioned importance of the sight distance. So as you can see, they have written that the sight distance of adequate length in different situation to permit the driver enough time and distance to control their vehicles so as to avoid the unforeseen accident. तो जो भी एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम प्रॉपर साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करके. सो इन द नेक्स्ट पॉइंट 1.2 दे हैव मेंशन रिगार्डिंग दिस IRC कोड, इट्स पब्लिकेशन, द कमिटी, ऑल दोस थिंग. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस. So now let's move to point 1.3. So in 1.3 they have mentioned that whatever the limiting values they have mentioned in this code, we should not try to achieve that limiting value. We should try to have a liberal values. Means for example, इन्होंने कहा है कि जो भी साइड डिस्टेंस है उसकी वैल्यूज मिनिमम इफ सपोज 80 मीटर होनी चाहिए. तो हमें डिजाइन करते समय ये ध्यान में नहीं रखना है कि हमें 80 मीटर ही रखना है. वी शुड ट्राई टू प्रोवाइड ग्रेटर देन 80 मीटर्स so that the design will be to the safer side. So let's move to the main topic of this code, the stopping sight distance. So in 2.1.1 what they have mentioned is, it is the sight distance is the clear distance ahead needed by a driver to stop his vehicle before meeting a stationary object in the path. तो जो भी stationary object है उससे पहले कितना डिस्टेंस होना चाहिए so that driver can understand and apply the respective actions to avoid the collision. उस डिस्टेंस को हम कहेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. तो यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हैज टू कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट कंपोनेंट इज द परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम. ये टाइम में जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो फर्स्ट कंपोनेंट होगा. और जो सेकंड होगा वो कि जब हम ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकती है, वो डिस्टेंस होगा हमारा सेकंड कंपोनेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परसेप्शन एंड brake reaction time. So in 2.2.1 they have mentioned that perception and brake reaction time is a time interval between the instant the driver sights a dangerous object for which a stop is necessary. मतलब ड्राइवर एनालाइज करेगा कि आगे कुछ ऐसा ऑब्स्टैकल है वेयर द व्हीकल शुड बी स्टॉप. सो द टाइम इन विच द ड्राइवर रियलाइजेस दैट a necessary stop is to made, so the brakes will be applied. So this time is known as the perception and brake reaction time. सो जनरली जो परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करेगा एज पे, सेक्स पे, अलर्टनेस पे, विजुअल एक्यूटी पे, एटमॉस्फेयर पे एंड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि दैट द टोटल रिएक्शन टाइम शुड बी लार्ज इनफ टू कवर नियरली ऑल टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स एंड हाईवे कंडीशन. जो भी ऊपर जो मेंशन किया है उन सब को कवर कर सके ऐसा हमें ये रिएक्शन टाइम देना होगा. तो इस कोड के हिसाब से जो रिएक्शन टाइम इन्होंने मेंशन किया है वो अराउंड 2.5 सेकेंड्स. सो इन्होंने कहा है कि जो भी डिस्टेंस निकलेगा इतने टाइम में, तो उसका इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है. सो द टर्म्स इन दिस फॉर्मूलाज आर मेंशन बिलो, लाइक D1 इज द डिस्टेंस इन मीटर्स विद द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड T इज द परसेप्शन टाइम. सो ये एक सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. बस यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का जो भी कन्वर्शन है वो यहाँ पे इन्होंने एक फैक्टर से डिनोट किया है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज 2.3 कॉल्ड एज द ब्रेकिंग डिस्टेंस. सो as you can see, the term suggests braking distance means the distance that the vehicle covers when the brakes are applied. If suppose we have a car, okay, so अगर हम इस पॉइंट पे ब्रेक देंगे तो ऐसा होता नहीं है कि कार यहीं पे रुक जाए. So it travels some distance and it comes to the halt. So whatever the distance traveled within this time is known as the braking distance. तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का इन्होंने फॉर्मूला दिया है और यहाँ पे उसके टर्मिनोलॉजीज मेंशन किए D2, V और F. F is a critical factor in this, which plays a very important role, which is called as the longitudinal friction between the vehicle tires and road pavements. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक काइनेमेटिक फॉर्मूले को ही रीअरेंज करके बनाया है. सो आई होप आपको ये दो पॉइंट परसेप्शन, ब्रेक रिएक्शन टाइम एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस ये दोनों क्लियर है. तो जैसे मैंने कहा था कि ये क्रिटिकल फैक्टर है कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल फ्रिक्शन, तो उन्होंने उसके बारे में नीचे बताया कि on what factors it depends. So it depends upon the speed of the vehicle, tire pressure, condition of tire treads, type of condition of the pavement, whether the surface is wet and dry.
तो आप देख सकोगे कि बेस्ड ऑन द अबो कंसिडरेशन द डिजाइन वैल्यूज फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द डिफरेंट व्हीकल्स आर मेंशन्ड इन द टेबल। तो जैसे कि आप देख सकते हो इन टेबल 1, so they are mentioned for the respective speed what will be the distances, the perception brake reaction distance as well as the braking distance. In this column they are mentioned respectively both the distances. So here they have considered the perception and brake reaction time as 2.5 as mentioned earlier, and here this is the F column, that is the coefficient of longitudinal friction as per the various conditions and as per the various speed of the vehicle, how the longitudinal friction changes. So they have mentioned along this column, and at last they have calculated the addition of this both will come into this column, and in the last they have tried to make it to the safer side and they have rounded up the values. So now let's move to the next point, 2.4, which talks about the design values. So the minimum stopping side distance is given by the sum of d1 and d2. So what is the d1? The d1 is the distance which is related to the perception and braking, that is this is the d1, and what is d2? This is the d2. So if we add this both two, we will get this one and we will round up to this column. So same they have written in this 2.4. So now let's move to the 2.5, which talks about the effect of grade. So basically what are the grades? The grade means whether it is the upgrade or the downgrade, whatever it may be. So according to that the braking distance changes. तो अभी ऐसा क्यों होता है, ये तो कॉमन सी बात है। आप जब ड्राइव करते हो तब तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप कोई अपग्रेड पे गाड़ी लेके जाओगे तो गाड़ी को ब्रेक करने में आसानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो नीचे लगेगा। तो बेसिकली ब्रेक करने के बाद गाड़ी जल्दी रुक जाएगी एज कम्पेयर टू इफ यू आर एट द डाउनग्रेड। अगर हमारी गाड़ी यहाँ पे होगी और हम यहाँ पे ब्रेक देंगे तो इफ सपोज गाड़ी यहाँ पे जाके रुकेगी और ये डिस्टेंस होगा S2, और यहाँ पे अगर ब्रेक देंगे और यहाँ पे गाड़ी समझो अगर रुकेगी तो ये डिस्टेंस इफ सपोज S1, तो ऑब्वियसली ये एक कॉमन सी बात है कि S1 विल बी लेस देन S2। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी गाड़ी अपग्रेड पे होगी वो जल्दी रुक जाएगी एज कम्पेयर टू S2। सो उस चीज को कंसिडर करते हुए इन्होंने इफेक्ट ऑफ ग्रेड का इन्वॉल्व किया है ब्रेकिंग डिस्टेंस पे। तो उन्होंने क्या यूज किया है, एक 0.01 इंटू जी मतलब यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल ग्रेड इन परसेंटेज। तो ये फैक्टर इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ ऐड किया है और उन्होंने ब्रेकिंग डिस्टेंस निकाला है। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल पॉइंट मेंशन किया है कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों मेंशन किया है, बट पॉजिटिव विल बी फॉर अपग्रेड एंड नेगेटिव विल बी फॉर डाउनग्रेड, एंड बाकी के सब टर्म सेम रहेंगे। तो ये एक इफेक्ट ऑफ ग्रेड का उन्होंने कंसिडरेशन किया है इफ द रोड हैज द लॉन्जिट्यूडनल ग्रेडियंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट 2.5.2। इन्होंने कहा है कि करेक्शन ऑफ ग्रेड शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन अनडिवाइडेड रोड्स विद टू वे ट्रैफिक, बट इट शुड बी अप्लाइड फॉर द डिवाइडेड हाईवेज विच हैव इंडिपेंडेंटली डिजाइन प्रोफाइल्स। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसे अप्लाई कहाँ करना है। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ ग्रेड, तो हम इसे जो भी अनडिवाइडेड रोड्स, यानी कि जिस रोड के बीच में जो भी आप डिवाइडर या मीडियन कहोगे वो नहीं है और जिस पे टू वे ट्रैफिक है, तो उस जगह पे करेक्शन ग्रेड का अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और जो भी डिवाइडेड हाईवेज है जिसकी डिजाइन प्रोफाइल्स हम इंडिपेंडेंटली बनाते हैं, तो वहां पे इस चीज का अप्लाई करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 2.6 पे। सो इट टॉक्स अबाउट द क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट। तो इस 2.6 में बेसिकली हमें ये देखने को मिलेगा कि इसको हम एक्चुअल में मेजर कैसे करते। तो इफ सपोज मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, इफ सपोज दिस इज अ व्हीकल, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है और इस व्हीकल्स को ये ऑब्स्टेकल दिखने के बाद ये यहाँ पे जाके रुक जानी चाहिए। सो अगर ये ऐसा होता है तो हम इसे कहेंगे कि ये एक सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो अभी हम इसको मेजर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा रहेगा, तो इस ड्राइवर की जो आईसाइट लेवल है इसे इन्होंने कंसिडर किया है 1.2 मीटर अबव द कैरेज वे, और जो भी ऑब्जर्वर है उसकी हाइट इन्होंने कंसिडर की है 0.15। तो अभी ये 0.15 क्यों, तो इन्होंने ऐसे कहा है कि ये 0.15 से अगर ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली इसे जल्दी दिख जाएगा, तो इसलिए इन्होंने 0.15 एक स्टैंडर्ड के तरह यूज किया है।
तो इन्होंने सेफर साइड के लिए डिजाइन किया है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट। तो आई होप आपको समझ आए। तो चलिए आगे बढ़ते, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस कोड। सो हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, यानी कि व्हीकल उस डिस्टेंस पे जाके ऑब्स्टेकल के सामने रुक जाए, और ये जो हम देख रहे हैं अभी वो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। द ऑप्टिमम कंडीशन इन विच द ओवरटेकिंग ड्राइवर कैन फॉलो द व्हीकल अहेड फॉर अ शॉर्ट वाइल ही एक्सेसेस हिज चांसेस ऑफ ओवरटेकिंग, पुल आउट, ओवरटेक। तो सिंपली इन्होंने मेंशन क्या किया है कि अगर सपोज ये एक गाड़ी है जिसमें हम बैठे हैं, और एक छोटी सी कार है जिसे हमें ओवरटेक करना है, और ये सपोज एक रोड है, तो हमें क्या करना होता है ओवरटेकिंग के लिए? कुछ देर के लिए इस गाड़ी के स्पीड के हिसाब से फॉलो करेंगे उसे, उसके बाद में हम पुल आउट करेंगे। पुल आउट का मतलब क्या है कि इस लेन से बाहर आएंगे और इस गाड़ी को फिर ओवरटेक करेंगे और वापस फिर इसी लेन में चले जाएंगे। सो ये टोटल मैन्योरिंग होती है, ये कब होती है? जब हम ओवरटेक करते हैं। तो इसी चीज को इन्होंने मेंशन किया है कि his chances of overtaking, pull out, overtake and return to his own side of the road before meeting any incoming vehicles। तो ये मतलब अगर यहाँ से भी कोई अगर कार आ रही है तो ये कार आने से पहले उसे अपने लेन में वापस जाना होता है। तो ये सब चीजें कंसिडर की जाती है ओवरटेकिंग में। तो ये इन्होंने 3.1.1 में मेंशन किया। तो 3.1.2 में इन्होंने मेंशन किया है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमने पिछले इसमें बताया था कि एक व्हीकल ओवरटेक कर रही है, ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ सिनेरियो में कि एक दूसरी व्हीकल है, जब ये ओवरटेक कर रही है तो ये इसे भी ओवरटेक कर ले। तो इफ सपोज साइमल्टेनियसली मोर देन 2 व्हीकल्स अगर ओवरटेक करना चाहती है तो हम डिजाइन कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा है कि साइड डिस्टेंस जो भी है वो सिर्फ हम सिंगल व्हीकल्स इन्वॉल्विंग ओवरटेकिंग के लिए डिजाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम 2 और मोर देन 2 के लिए डिजाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये हमेशा नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए हम सिर्फ सिंगल व्हीकल के ओवरटेकिंग के लिए डिजाइन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.1.3 में इन्होंने क्या मेंशन किया है? तो कुछ एजम्पशंस बनाए हैं इन्होंने जो भी मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या है? जिस व्हीकल को हम ओवरटेक कर रहे हैं वो डिजाइन स्पीड से 16 किलोमीटर पर आवर लेस जा रही है। जैसे कि हमने पिछले फिगर में मेंशन किया था कि ये एक कार है जो इसे ओवरटेक हम करेंगे, तो इस कार की जो भी स्पीड है, तो एज्यूम क्या करेंगे कि वो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 16 किलोमीटर आवर लेस देन द डिजाइन स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर रोड। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि ओवरटेकिंग व्हीकल्स फॉलो द व्हीकल अहेड फॉर अ शॉर्टर व्हाइल, परसीव द क्लियर रोड अहेड बिफोर बिगिनिंग द ओवरटेकिंग मूवमेंट। तो जो भी हम जो जिस कार में थे, जिस कार को ओवरटेक करना है, तो इन्होंने कहा है कि ये कार कुछ देर के लिए ये कार को फॉलो करेगी। तो कब तक करेगी? जब तक इसे क्लियर चांस ना मिल जाए ओवरटेक करने के लिए, तब तक फॉलो करेगी। ये सेकंड पॉइंट में मेंशन किया है। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है? ओवरटेकिंग इज डन बाय एक्सेलरेटिंग रैपिडली टू द डिजाइन स्पीड एंड इज रिगार्डेड एज हैविंग बीन कंप्लीटेड व्हेन द ओवरटेकिंग व्हीकल्स रिटर्न टू इट्स ओन साइड। तो इन्होंने थर्ड पॉइंट में ये मेंशन किया है कि जो भी हमारी ओवरटेकिंग की प्रोसीजर है, तो ये कब खत्म होगी? जब हम वापस उसी लेन में आए जिस लेन से हमने ओवरटेकिंग स्टार्ट की थी। तो ये इन्होंने मेंशन किया है थर्ड पॉइंट में। तो फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है? Overtaking once begin is finished in the phase of an incoming vehicle traveling at design speed in such a way that latter arrives along the former just at the completion of manual। तो इन्होंने यही कहा है कि जब ओवरटेकिंग की हम बात करेंगे तो जो भी व्हीकल्स ऑनकमिंग व्हीकल्स है तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगी, और ये जो हमारी ओवरटेकिंग व्हीकल है वो दोनों एक ही लाइन में आएंगे, तब हम एक्चुअल में कहेंगे कि ओवरटेकिंग कंप्लीट हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते 3.1.4 में। तो इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे कि एज अ कंजर्वेटिव साइड की तरफ हम अगर ध्यान दें तो जो भी डिस्टेंस होता है ओवरटेकिंग का वो कितना होता है कि अपोजिट व्हीकल्स पूरे ओवरटेकिंग टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतना। तो वैसे हम ये पूरे जो भी पैरा है उसका हम एक एज अ समरी अगर देखेंगे तो इस टेबल में कवर कर सकते हैं। तो जो भी इन्होंने 3.1 और 3.2 में कहा है वो मैं इस टेबल में आपको समझा दूंगा। तो इफ सपोज दिस इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है ओवरटेकिंग मैन्यूअर के लिए कितना टाइम लगेगा, और अपोजिट जो व्हीकल्स है ये जो वैल्यूज है ये इन्होंने कैसे लाए हैं? तो ये इन्होंने 3.1 में मेंशन किया है कि जो भी आगे की व्हीकल्स आ रही है उसको हम
2/3 ऑफ द एक्चुअल टाइम ऑफ ओवरटेकिंग का कंसिडरेशन में लेंगे। तो अभी समझो कि ओवरटेकिंग मैन्यूवरिंग में 9 मिनट्स लग रहे हैं, तो 9 का 2/3 जो भी होता है 6 मिनट, तो अपोजिट व्हीकल्स को 6 मिनट लग रहे हैं वो पॉइंट पे आने के लिए। तो उसी तरह से उसका जो भी टोटल हुआ है वो इन्होंने इस कॉलम में मेंशन किया है। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पे इस पूरे टेबल में मेंशन किया है। तो अभी ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम आगे देखेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट 3.2.2। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि नो सेपरेट डिजाइन वैल्यूज आर रिकमेंडेड फॉर द ग्रेड्स। अभी इन्होंने ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने ऐसा क्यों मेंशन किया कि ग्रेड्स के लिए तो हमें कुछ अलग से कंडीशंस लेने चाहिए कंसिडरेशन में, ऐसा हम भी सोचते हैं, बट इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि नो सेपरेट डिजाइन। तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि सपोज हमारा अपग्रेड है, यहाँ पे हमारी व्हीकल है जो ओवरटेक करेगी इस छोटे व्हीकल को। तो जब हम साइड डिस्टेंस देख रहे थे तो हमने कुछ फैक्टर्स इंक्लूड किए थे, बट यहाँ पे इन्होंने ऐसा कंसिडर किया है कि जो फैक्टर यहाँ पे लगेगा वही फैक्टर इससे भी लगना चाहिए। तो अगर इसकी वेलोसिटी कम रहेगी तो इसकी भी कम हो जाएगी, तो ये एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि अलग से डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था रीजन जिसके कारण इन्होंने अलग से डिजाइन नहीं बताई है। तो अभी हम 3.3 में एप्लीकेशन में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जो भी सिंगल कैरेजेस वे विद टू वे ट्रैफिक, नॉर्मली ऐसा अटेम्प्ट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रोड की लेंथ हम ले फॉर द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इन्होंने कुछ सेक्शंस बताए रोड के जहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा लेंथ मिल सकती है, या फिर हम उसे फेवरेबल कंडीशंस भी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रीफर रहेगा कि हम वहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दे। तो इन्होंने फर्स्ट जो कहा है वो क्या है, स्ट्रेट सेक्शंस ऑफ द रोड विद आइसोलेटेड ओवर ब्रिजेस और समिट वर्टिकल कर्व्स। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो भी रोड का जो भी स्ट्रेट सेक्शन है तो हम प्रीफर करेंगे कि यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दे, और हम क्या अवॉइड करेंगे, ओवर ब्रिजेस और समिट कर्व जो भी वर्टिकल कर्व्स रहेंगे वो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे साइड डिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम होता है। इसके कारण हम सिर्फ स्ट्रेट सेक्शन में प्रीफर करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देने के लिए। और जो भी सेकंड पॉइंट है इन्होंने मेंशन किया है कि इजी सेक्शंस में हम प्रीफर करेंगे अगर इफ सपोज यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि एट द एंड ऑफ एक्सेसिवली वाइंडिंग रोड। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई हिली रीजन है और यहाँ पे जैसा जिगजैग रोड है, तो ये रोड खत्म होने के बाद जो भी उनके एंड से यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हम दे। यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स या फिर टर्निंग है। तो इन्होंने वही बात यहाँ पे कही है कि इजी सेक्शंस ऑफ टेरेन एडजेसेंट टू लॉन्ग रीचेस। तो ये दो चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है कि हमें कहाँ प्रीफर करना चाहिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर किसी कारण हमें टेरेन के कारण या फिर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण अगर हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ना दे पाए तो हमें इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देना कंपलसरी है। तो ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है ये हम आगे फोर्थ पॉइंट में जरूर पढ़ेंगे। और इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि वेयर विजिबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड टू दिस कंडीशंस द ड्राइवर शुड बी क्वेश्चन अबाउट द लिमिटेड साइड डिस्टेंस। अगर ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे इनफ साइड डिस्टेंस नहीं मिल रहा है ओवरटेकिंग के लिए, तो वहां पे हमें स्पीड लिमिट पुट कर देनी चाहिए सो दैट ड्राइवर खुद कॉशन हो अप्रोप्रिएट। अगर उसकी स्पीड रही तो वो खुद अपने हिसाब से ही ओवरटेकिंग के चांसेस ले। तो ये था पॉइंट 3.3.2 में। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं कि इन्होंने कहा है कि समिट कर्व्स और हॉरिजॉन्टल कर्व्स, यानी कि जो भी समिट कर्व्स है ऐसे, ये एक वर्टिकल प्लेन में हो गया, और हॉरिजॉन्टल कर्व मतलब ऐसे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। ये कर्व पे हम कई बार ऐसे होता है कि वी कुड नॉट इवन गिव द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। सो हियर द restrictive pavement marking should be placed on the road as per the IRC 35 as they have mentioned here, so that the marking should convey that the no overtaking should be permitted or no overtaking should be done while traveling on this curve। ये पॉइंट इन्होंने 3.3.3 में मेंशन किया। ये कुछ क्वेश्चन रेज पॉइंट है, क्वेश्चन के हिसाब से बनाए हुए। तो हम आगे बढ़ते हैं 3.4 में। तो जैसे हमने साइड डिस्टेंस में क्राइटेरिया देखा था वैसे ही क्राइटेरिया यहाँ पे भी मेंशन है। अगर इफ सपोज यहाँ पे कोई व्हीकल है तो यहाँ पे जो भी ड्राइवर है उसकी आई लेवल हमने 1.2 देखी थी। तो वैसे ही हमने सेफ साइड डिस्टेंस में क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट की लेवल जो है
वो 0.15 मीटर रहेगी, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट है वो भी इन्होंने जो भी हाइट मेंशन की है वो भी 1.2 मेंशन की है। एक्चुअली सिर्फ स्टॉपिंग डिस्टेंस में एक 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली अनदर व्हीकल है, दैट्स वाई द हाइट इज सेम, दैट इज 1.2 मीटर। तो ये क्राइटेरिया था मेजरमेंट का ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द IRC will be covered in the next video. Till then, thank you and stay tuned for the more videos.